तो गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो मैं मानता हूं भाई, अब मेरे से आप में से कई बच्चों से मेरी पहचान हो गई होगी, जिन बच्चों ने अभी तक के मेरे लाइव क्लासेस या लाइव सेशन अटेंड करे होंगे, है ना। पुराने बैच वाले बच्चे भी हो गए और जो बेसिकली एफटीवी वाले बच्चे भी हैं, सभी से मेरी एक बार मुलाकात अपने साइड से मैं तो कर चुका। तो गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको बताया गया था भाई, आज हमारी पहली क्लास है फास्ट ट्रैक बैच की। और हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बुक वन के फर्स्ट बुक के पहले चैप्टर से, दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। गुड इवनिंग जानवी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे आज और करेंगे सब कुछ। देखो, ऐसा नहीं कि हम कोई चीज छोड़ने वाले, करने सब कुछ वाले, लेकिन आपको पता ही है थोड़ा हम ज्यादा स्पीड में करेंगे। एक टॉपिक पे हम बहुत टाइम ना लगा के, एक एक टॉपिक को बहुत डीपली एनालाइज ना करके हम लोग कॉन्सेप्चुअली सब कुछ करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी कवरेज हो जाए, कॉन्सेप्ट की भी और क्वेश्चंस की भी। चलो जी, आओ बच्चों। तो बच्चों, आपके ऐप पे, आपके कोर्स में मैं नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो अभी आपको नोट्स देखने की जरूरत नहीं है अपने पास, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखते रहना जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे क्लास नोट्स हैं जिनको हम रेफर करके पढ़ाई करेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस वगैरह हमने करने हैं वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं जो हम लोगों को करना है, जिसको हम रेफर करेंगे। तो आप के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि भाई आप, कोई बच्चा कोई और बुक से पढ़ रहा है, कोई पुरानी एडिशन से पढ़ रहा है, कोई और एडिशन से पढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आप बाद में कोर्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो आओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो जब मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। वैसे आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। आपने क्लास 11th में जो अकाउंटेंसी पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर्स के बारे में। आपने सोल प्रोप्राइटर्स की अकाउंटिंग करी थी, उनके फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाए थे। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता था जहां पे एक ही ओनर होता है अकेला, और वो बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस चलाता है और सारे बिजनेस के रिस्क, उसके फायदे, प्रॉफिट लॉस वो अकेला शेयर करता है। मतलब उसका अकेले का होता है सारा प्रॉफिट या लॉस, जो भी बोलो। कैपिटल भी अकेले सोल प्रोप्राइटर में जो बेसिकली ओनर होता है उसी की होती है। अब पार्टनरशिप में क्या है कि जब नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ जाते हैं, बिजनेस में एक से अधिक ओनर्स हो जाते हैं, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, एंड सो ऑन। तो जब एक से ज्यादा बिजनेस में ओनर्स हो जाते हैं जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, उसके प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं, इनको बोला जाता है, या इस तरह की बिजनेस फॉर्म को बोला जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, इस तरह के बिजनेस फॉर्म को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, राइट। अब जब हम इंडिया में पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप के केस में एक लॉ है, एक कानून है जो इंडिया में लगता है। ऐसा कोई कानून सोल प्रोप्राइटर के केस में नहीं होता था, लेकिन मोमेंट हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप पे एक कानून लग जाता है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो जो भी रेलिवेंट बातें होंगी लॉ की, जो हमारे अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगती होगी, वो हम सब डिस्कस करते रहेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट का नाम पूरा आपको एज इट इज याद होना चाहिए। ये एक्ट है, लॉ है जो इंडिया में पार्टनरशिप के ऊपर लगता है। अकॉर्डिंगली बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की। एक बड़ी खतरनाक सी डेफिनेशन लगती है, जो पहली बार में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती, बट फिर भी एक बार रीड कर रहा हूं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं रीड कर रहा हूं और फिर उस डेफिनेशन को हम समझेंगे तसल्ली से। तो कहता है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, सेक्शन याद रहे तो ठीक, नहीं तो वो जरूरी नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। ये कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये एक छोटी सी लेकिन अजीब सी डेफिनेशन आ जाती है पार्टनरशिप की जब हम लॉ में देखते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। थियोरिटिकली
आपके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, नोट्स लर्न कर सकते हो। देखो नोट्स बहुत कंसाइज वे में है चिराग, तो आप नोट्स लर्न कर सकते हो। थोड़ा ध्यान ना यहाँ पे फोकस करना। तो मैं आपसे कह रहा था हम क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के। पहली बात, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, टू और मोर पर्सन। क्योंकि दो से अगर कम होंगी तो एक ही होगा, और जब एक ही पर्सन होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, फिर वो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। तो यहां दो, मिनिमम दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो मिलके बिजनेस चलाते हैं। और ये जो लोग होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्टनर्स। इनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। तो देयर आर बेसिकली टू और मोर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। सर दो मिनिमम है, दो मिनिमम है, ये तो समझ आ गया। ऑब्वियसली दो मिनिमम होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि दो से कम में तो फिर सो प्रोप्राइटर हो जाएगा। सवाल उठा क्या मैक्सिमम लिमिट भी है, क्या मैक्सिमम लिमिट भी है पार्टनरशिप में? द आंसर इज यस, मैक्सिमम लिमिट है 50। मैक्सिमम लिमिट है 50। और वैसे बस आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है, याद हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो है एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रेड विड कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। सिंपली स्पीकिंग कंपनी लॉ, सिंपली स्पीकिंग कंपनी लॉ बेसिकली कहता है कि अगर आप 50 से ज्यादा लोग हो, अगर आप 50 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, तो अब आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर नहीं सकते, आपको कंपनी बना के बिजनेस करना पड़ेगा। तो कंपनी ने बेसिकली ये बात बोली हुई है कि 50 से ज्यादा अगर पर्सन बिजनेस करना चाहते हैं मिलके, तो आपको कंपनी बना के बिजनेस करना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप के केस में हो जाती है 50। ये लिमिट मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, ये कंपनी लॉ के अंदर है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी लॉ कहता है 50 से ज्यादा अगर पर्सन है और वो बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंपनी बना के बिजनेस करना पड़ेगा। राइट? तो पहली बात हो गई, मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो दिस इज फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज याद रखनी है। अगली बात है एग्रीमेंट, यानी कि ये जो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है जिनको मैंने पार्टनर्स बोला, इनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। इनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। वो अलग बात है, ये एग्रीमेंट जो है, समझौता, ये ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है एग्रीमेंट। राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस शुड बी लॉफुल। जो आप बिजनेस कर रहे हो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस करने के लिए अगर आप पार्टनरशिप बनाते हो तो उसको फिर एक वैलिड पार्टनरशिप नहीं बोला जाता। आपने बोला चलो हम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके ड्रग डीलिंग का बिजनेस करेंगे, तो सर ड्रग डीलिंग क्या लॉफुल बिजनेस है? द आंसर इज नो, लॉफुल बिजनेस नहीं है वो तो इलीगल बिजनेस हो गया, इसलिए वो फिर वैलिड पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। अगली बात है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप में, कि भाई पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स या लोग जो मिलकर बिजनेस करते हैं, वो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है? हालांकि यहां प्रॉफिट वर्ड लिखा है, लेकिन लॉसेस भी शेयर होंगे, ये इंप्लाइड है। ये बात आउटराइटली लॉ में नहीं लिखी कि लॉस भी शेयर करना है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाई प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो लॉस में भी शेयरिंग होगी। अगली बात है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी के लिए ही ये लाइन लिखी गई है बच्चों, कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो म्यूचुअल बिजनेस का मतलब ये होता है, म्यूचुअल एजेंसी का रादर मतलब ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, सारे पार्टनर्स अपने आप में प्रिंसिपल भी हैं और सारे पार्टनर्स अपने आप में एजेंट भी है। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्म की तरफ से एक्ट कर सकते हैं। तो जो भी पार्टनर्स एक्ट करते हैं वो खुद पे तो बाइंडिंग हो ही जाएगा, साथ ही साथ बाकी पार्टनर्स के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा। 2 पार्टनर थे, एक था राम, एक था श्याम। ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप में थे, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। अब राम जो भी काम करेगा, जो भी एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के नाम पे जो भी करेगा राम, उसके लिए राम खुद तो जिम्मेदार है ही है, साथ में श्याम क्योंकि इसी पार्टनरशिप का पार्टनर है,
तो श्याम भी इस एक्ट के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। तो हम बोलते हैं राम एक प्रिंसिपल है, वो अपने आप को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, साथ ही में वो अपने पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सारे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो प्रिंसिपल भी है और वो एजेंट भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर पार्टनरशिप में, मानो पार्टनरशिप में अगर 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में अगर 3 पार्टनर्स मैं बोलता हूं हैं, तो अगर एक पार्टनर भी प्रेजेंट है भाई, एक अकेला पार्टनर भी पार्टनरशिप का काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स का बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर बैठना जरूरी है। भाई बिजनेस हो रहा है तो ऑफिस से हो रहा होगा, कोई ना कोई ऑफिस होगी, दुकान होगा। तो भाई 3 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक पार्टनर भी बैठा है, वो अकेला बैठ के पूरे पार्टनरशिप का बिजनेस भी संभाल सकता है। सारे पार्टनर्स का ऑफिस के अंदर होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अगर 3 पार्टनर है, 3 में से एक पार्टनर ने बोला यार मैं तो बीमार हूं, मैं तो ऑफिस आ ही नहीं सकता, तो बाकी 2 पार्टनर बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तो आराम कर, तो अपनी तबीयत संभाल, हम पार्टनरशिप का काम संभाल लेंगे। ठीक है? तो ये खासियत होती है पार्टनरशिप की। इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है पार्टनरशिप का। कई लोग कहते हैं कि इट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर एक पार्टनर अपने साथ साथ बाकी पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है तो फिर ये एक म्यूचुअल एजेंसी है और तब कहलाई जाएगी ये पार्टनरशिप। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी। और बाकी एक और पॉइंट होता है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, आपने बिजनेस स्टडीज में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर फर्म की लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट कम पड़ जाते हैं, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से भी लाइबिलिटी पे करी जा सकती है। पार्टनर्स के घर के बर्तन, उनका घर, कुछ भी बेच बाच के भाई पार्टनरशिप बिजनेस की लाइबिलिटी पे करी जा सकती है। इसलिए बोलते हैं हम इसको कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी हाथ लगाया जा सकता है टू पे द लाइबिलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाते हैं पार्टनरशिप के। और इन्हीं फीचर्स के ऊपर यहां पे जो डेफिनेशन हमने देखी थी सेक्शन नंबर 4 की, ये डेफिनेशन यहीं से आती है कि यहां पे रिलेशन होता है बिटवीन पर्संस। पर्संस का मतलब 2 से ज्यादा। रिलेशन आता है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। हमने बोला एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। जिन्होंने डिसाइड किया है टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बात हो गई म्यूचुअल एजेंसी की, कि सारे पार्टनर्स खुद को भी रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे और बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करेंगे, सबको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, है ना? तो ये आपको लर्न करना है, थोड़ा सा लर्न कर लेना। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल यहां पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट जो टॉपिक होता है दैट इज पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो हमने बोला था, मैं यहां पे एक बार आ जाता हूं। हमने बोला था पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। ओरल मतलब जबानी एग्रीमेंट, कि हमने बस जबानी बोल दिया कि चलो हम मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयर करेंगे, जबानी एग्रीमेंट हो गया, उसको बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत भाई एग्रीमेंट पार्टनरशिप का ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन जब ये एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो जाता है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में हो जाता है, तो बस उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पॉइंट क्लियर हो गया? तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, एग्रीमेंट है जो रिटर्न फॉर्म में होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्लस रिटर्न फॉर्म, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यही बात यहां लिखी है, इट इज अ रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सारे पार्टनर्स साइन करते हैं और जिसमें तरह तरह की टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप होती है कि भाई हमारे पार्टनरशिप बिजनेस जो हम करेंगे, बिजनेस का नाम क्या होगा, हम बिजनेस क्या करेंगे, इसमें पार्टनर्स कौन कौन है, किस रेशो में प्रॉफिट वगैरह शेयर करेंगे, कितना कैपिटल लगाया जाएगा, ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सारी इंपॉर्टेंट बातें रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस इसके अंदर लिखी होती है।
ठीक है, प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं, प्रैक्टिकली पार्टनरशिप जो चलती है वो डीड के थ्रू ही चलती है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग पार्टनरशिप में अगर कोई भी बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप भी डीड होती ही होती है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग लॉ अलाउ करता है कि आप ओरल एग्रीमेंट भी रख सकते हो, बट प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली अगर आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको पार्टनरशिप में हमेशा डीड जरूर मिलेगी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। बाकी फिर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होती है, हमने बोला इट कंटेन्स वेरियस टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या क्या बातें लिखी होती है, जैसे नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। फर्म का नाम क्या होगा, उसका ऑफिस का एड्रेस किधर होगा, वो किस बिजनेस में होगा। सिमिलरली पार्टनर्स जो जो भी है उनके नाम, उनके एड्रेस, आधार नंबर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। कितना कैपिटल लगाएंगे भाई, आपको इतना तो पता ही है भाई, कोई भी बिजनेस करना है तो आपको कैपिटल लगाना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर अकेला कैपिटल लगाता था, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स अपना अपना कैपिटल लगाएंगे। तो इसमें यह भी लिखा होगा कि कितने कौन कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा। अकाउंटिंग पीरियड लिखी होगी कि भाई हमारे अकाउंटिंग ईयर कब से कब होगा, क्या हम कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे या फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, तो डेट लिखी होती है कि ये पार्टनरशिप इस डेट से एग्जिस्टेंस में आएगी। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, वैसी पार्टनरशिप की डेट ऑफ बर्थ होगी। ये समझ लो ये पार्टनरशिप की डेट ऑफ बर्थ है, राइट। इसके अलावा रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, भाई पार्टनरशिप है, बिजनेस है, तो हमारे जैसे अपने बैंक अकाउंट होते हैं वैसे पार्टनरशिप का अपना बैंक अकाउंट होगा। तो उसको कौन ऑपरेट करेगा, कौन साइन कर सकता है, कौन ऑथराइज कर सकता है, मतलब कैसे ऑपरेट होगा, सारी बातें ये लिखी होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो, भाई अगर 3 पार्टनर है तो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे। सोल प्रोप्राइटर में तो भाई अकेला ओनर होता था, सारा प्रॉफिट अकेले उसका होता था। अब एक से ज्यादा ओनर है तो प्रॉफिट भी सबके हैं, तो प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशियो में होगा, ये बात लिखी होगी। इसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना। इन बातों पे तो आगे बहुत डिटेल में चर्चा है। तो पार्टनरशिप में ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो सोल प्रोप्राइटर में उतनी नहीं होती थी। क्या क्या, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सी लोन की बात हो रही है, पार्टनर्स के लोन की बात हो रही है। ये सब पार्टनर्स से रिलेटेड बात हो रही है, ये बैंक की लोन की बात नहीं हो रही। बैंक के लोन की तो अलग चीज होती है, बैंक वालों के साथ अलग एग्रीमेंट होती है। ये पार्टनर्स के लोन की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो भाई कितना इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे, कितना ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट होगा, पार्टनर के लोन पे कितना इंटरेस्ट होगा, ये सब बातें इसमें लिखी होगी। बाकी देखो यार, पढ़ते रहना, बहुत सारी चीजें। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, भाई अगर हम ऑडिट कराएंगे अपना तो कौन ऑडिट करेगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। पार्टनर की कितनी सैलरी होगी, क्या कमीशन दिया जाएगा, अगर देना है पार्टनर को तो कुछ सैलरी भी दे सकते हैं, उसको कमीशन देंगे, क्या क्या होगा। पार्टनर्स के राइट्स ड्यूटीज क्या रहेंगी, लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहेगी, राइट। इसके अलावा एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब और भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, आप इसको रीड कर सकते हो। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। गुडविल का चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करी जाएगी। इस तरह की सारी बातें कहां लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में। हाँ बिल्कुल चिराग, प्रॉफिट शेयर करना तो बिल्कुल जरूरी है। लॉस शेयरिंग से आप बच सकते हो। देयर आर सम काइंड केसेस जहां पे पार्टनर्स प्रॉफिट खाली शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट वो लॉ की बात है, इतना डीप लॉ आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए तो अकाउंटिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पूरे इस पार्टनरशिप डीड की हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हुए हैं। अगर पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट को लेके साइलेंट है या नॉन एग्जिस्टिंग है, मतलब या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, हमारी लिखित में एग्रीमेंट ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन जो पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है उसको लेके वो साइलेंट है, ठीक है। इसमें हम सेलेक्टिव पोर्शन पढ़ते हैं जो हमारे अकाउंटिंग के लिए रेलिवेंट होता है, रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमें तो उतनी ही बात पढ़नी है जो हमारे अकाउंटिंग पार्ट से रिलेट करती है, उतनी ही बात हमको देखनी है, ठीक है।
क्या क्या बात है, ये बिल्कुल अच्छे से घोंट के पी लेना भाई। आधी नींद में भी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आधी नींद में भी बता दो, ये बिल्कुल ऐसे क्लियर होना चाहिए। क्या क्या हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करी थी कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं हुआ कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो किस रेशियो में शेयर किया जाएगा? आपके पार्टनरशिप एक्ट ने बोला इक्वल, बराबर बराबर, सारे प्रॉफिट्स बराबर बराबर बटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी कि पार्टनर के कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलता है, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? अगर डीड में नहीं लिखा तो एक्ट ने बोला कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पार्टनर जो ड्राइंग्स करता है उससे उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। डीड में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? एक्ट ने बोला कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, फलाना ढिंकाना जो भी रेमुनरेशन देते हैं, अगर डीड में लिखा है तो पता है कि कितना देना है, अगर नहीं लिखा तो कितना देना होगा। यहां पे लॉ ने बोला कोई भी सैलरी, कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं देना, मतलब इसको हम बोलते हैं रेमुनरेशन। सैलरी कमीशन को मिला के हम रेमुनरेशन बोलते हैं। तो पार्टनर्स को एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना, सिंपल भाषा में उसके प्रॉफिट के शेयर के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देना, कमीशन नहीं देना। और इसके अलावा अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म, ध्यान से सुनना, पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बात समझ में आ गई? तो कभी कभी हो सकता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, कैपिटल एक अलग चीज होती है जब पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा कभी कभी पार्टनर लोन भी देता है, पार्टनर कभी कभी लोन भी देता है फर्म को, तो उस लोन की बात हो रही है जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, यानी लाइबिलिटी है ये फर्म की। हम फर्म की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं जो पार्टनर से उसने लोन लिया हुआ है। तो उस केस में डीड ने, मतलब सॉरी एक्ट ने बोला आपका कि इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम रहेगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जब भी इन पॉइंट को लेके क्वेश्चन साइलेंट होता है, हमारे क्वेश्चन में इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमको ये नियम याद रखने होते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमको ये रूल्स लगाने पड़ते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर कि क्वेश्चन में मानो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो हम इक्वल मानते हैं। क्वेश्चन ने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म नहीं दिया तो हम 6% पर एनम देते हैं। अगर फर्म क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है नहीं दिया तो हम 0 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं एंड सो ऑन। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, बस मेरी इतनी डिस्कशन बस खत्म ही हो रही है, फिर मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अगली बात है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिर भी आपको पता होना चाहिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? पहला पॉइंट रीड करना, फिर इसको मैं बताता हूं। वो कह रहा है इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम और हर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म or from the use of property or business connection of the firm or the firm name, he or she shall account for the profit and pay it to the firm। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब समझना। मानो, लिखना कुछ नहीं, अभी आपको जब लिखने की बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, डॉक्टर सी। या डॉक्टर छोड़ो, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल थोड़ा छोड़ दो, मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं नॉर्मल 3 पार्टनर्स ले लेता हूं, मैं नॉर्मल 3 पार्टनर्स ले लेता हूं। डॉक्टर की कहानी छोड़ो, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, हम ऐसे ले लेते, राम श्याम ले लेते। चलो, राम और श्याम, राम और श्याम पार्टनरशिप में है। इस पार्टनरशिप का मानो अपना एक बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। मानो इस बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का बैलेंस है, बहुत सारा पैसा पड़ा है पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में। अब राम निकला खुराफाती, राम के दिमाग में आया कि यार इतना सारा पैसा रखा हुआ है जिसका अभी कोई काम नहीं है, जो अभी पड़ा हुआ है बैंक में। तो राम ने क्या किया, चुपचाप इसमें से 50 लाख रुपए निकाल लिए। चुपचाप उसने 50 लाख रुपए निकाल लिए और उसको अपने नाम से कहीं इन्वेस्ट कर दिया। राम ने पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट से
पैसे निकाल लिए कुछ और उसको अपने नाम से क्या करा, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्ट करा तो राम कुछ ना कुछ कमाएगा। मानो इस पे उसने कुछ प्रॉफिट या इनकम जो भी है कमा लिया। तो यहां पे इस केस में आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला, अगर कोई पार्टनर ऐसा खुराफाती करता है कि वो फर्म का, पार्टनरशिप बिजनेस का कोई रिसोर्सेस, फंड्स, उनका नाम, उसका कोई भी और चीज यूज करके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर लेता है, तो जो भी बेनिफिट कमाया पार्टनर ने, जैसे इस केस में इनकम कमाई, वो पार्टनर को फर्म को देना पड़ेगा। वो पार्टनर को, फर्म को, बिजनेस को देना पड़ेगा, पार्टनरशिप को देना पड़ेगा। मतलब एक तरह से माना जाएगा ये इनकम राम की नहीं है, ये इनकम पार्टनरशिप की ही है। ये बात बोली गई है पहले वाले पॉइंट में। आप चाहे रीड कर लेना, यही लिखा होगा कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट डिराइव करता है, मतलब कुछ फायदा लेता है अपने खुद के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसका कोई बिजनेस कनेक्शन, उसका नाम, कुछ भी यूज करके अगर कोई पार्टनर कुछ बेनिफिट डिराइव करता है, तो उस केस में जो भी फायदा हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, वो पार्टनर किसको देगा, फर्म को देगा। बात समझ में आ गई? ये बात यहां पे लिखी हुई है। अब एक बात ध्यान रखना, यहां प्रॉफिट की तो बात करी है, लॉस की बात नहीं करी। यानी कि अगर मानो राम ने ये 50 लाख रुपए लेके इन्वेस्ट कर दिए, शेयर मार्केट में लगा दिए और पैसा डूब गया, अगर पैसा डूब गया या छोड़ो लॉस हो गया, प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया, तो अब ये लॉस राम का ही माना जाएगा। अब ये लॉस राम का ही माना जाएगा, अब बिजनेस का नहीं माना जाएगा। तो यहां सिर्फ प्रॉफिट की बात करिए, लॉस की नहीं, सिर्फ फायदे की बात करिए। ठीक है? तो पार्टनर की गलती की वजह से बिजनेस क्यों भुगते, है ना? अगर पार्टनर अपनी गलती से लॉस करा रहा है तो वो लॉस थोड़ी मिलना चाहिए फर्म को, फायदा कमा रहा है तो वो मिलना चाहिए। ये बोला है हमारे पार्टनरशिप एक्ट में। तो पहली बात आपकी ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अगली बात, अगर कोई पार्टनर, नेक्स्ट पॉइंट रीड कर रहा हूं एक बार, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम या हर इन दैट बिजनेस। ये भी ले लेते हैं। अब मैं वो डॉक्टर वाला एग्जांपल ले सकता हूं जो मैं लेना चाह रहा था। मानो दो डॉक्टर है, डॉक्टर एक्स और डॉक्टर वाई। ये पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं, एक क्लिनिक चला रहे हैं। ये पार्टनरशिप में एक क्लिनिक चला रहे हैं, है ना? एक ओपीडी चला रहे हैं, कुछ भी बोलो, एक क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कुछ भी ये चला रहे हैं। ठीक है? मतलब ये एक मेडिकल प्रोफेशन में, अगर मैं इनका बिजनेस बोलूं तो इनका मेडिकल प्रोफेशन हो गया। अब डॉक्टर एक्स जो है, एक जो डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो अपनी सोचता है कि चलो मेरे अपने खुद के पेशेंट्स भी हैं, मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेता हूं, मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेता हूं। तो डॉक्टर एक्स क्या करता है, वो अपने घर से एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी चला लेता है। वो छोटी सी क्लिनिक अपने घर में खोल के वहां पे भी मेडिकल जो भी है प्रोफेशन, मतलब जो भी है वो प्रैक्टिस करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस बोलते हैं उसको। तो यहां पे पार्टनरशिप एक्ट ने बोला कि अगर कोई पार्टनर सेम बिजनेस करता है अपने नाम पे जो पार्टनरशिप का है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे आप पार्टनरशिप भी मेडिकल प्रोफेशन में, और डॉक्टर जो अपने आप कर रहा है, ये पार्टनर अपने आप जो कर रहा है, ये भी मेडिकल प्रोफेशन है। तो अगर सेम बिजनेस कोई पार्टनर कैरी आउट करता है विच इज सेम एज दैट ऑफ द फर्म, तो इससे जो अगेन प्रॉफिट या इनकम कमाया पार्टनर ने, ये भी किसको देना पड़ेगा, ये भी पार्टनरशिप को ही देना पड़ेगा। ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। तो बस एक बार वापस पढ़ लो कि इफ अ पार्टनर्स कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, इंपॉर्टेंट क्या है, सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म। पता लगा डॉक्टर एक्स पार्टनरशिप में जो ये क्लिनिक चला रहे थे उसके पेशेंट उठा उठा के अपने घर पे ला रहा है कि आओ मेरे घर पे आओ, मैं आपको घर पे ही देखता हूं। अगर ऐसी नालायकपंती कर रहा है सेम नेचर और कंपटीशन में, तो उस केस में ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। फिर से देखना यहां वर्ड क्या यूज किया है, प्रॉफिट यूज किया है, लॉस नहीं किया। कि अगर मानो प्राइवेट प्रैक्टिस से लॉस करता है डॉक्टर एक्स, मतलब पार्टनर, तो वो लॉस नहीं दिया जाएगा पार्टनरशिप को, सिर्फ क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। चलो जी फटाफट से बताओ, समझ आ गई बातें, बेसिक बेसिक बातें क्लियर?
चलो, एक पॉइंट आपको और जो ध्यान रखना है, जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और पूछा जाता है, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है ना। एक नेचर होता है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कानून की नजरों में। एक होता है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो आप करते हो, आप क्या करते हो, आप अकाउंटिंग करते हो, आप कानून नहीं प्रैक्टिस करते, आप लॉ नहीं प्रैक्टिस करते, है ना, आप तो अकाउंटिंग करते हो। तो कानून की नजरों में कानून कहता है पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसीलिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने रट रखा है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। तो कानून कहता है भाई पार्टनर्स और उसका जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो वहां बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अकाउंटिंग करते वक्त हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया रखते हैं कि पार्टनरशिप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, मतलब पार्टनर्स अलग है उसके, और पार्टनर्स का जो जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग है। अकाउंटिंग करते वक्त हम दो अलग अलग एंटिटीज मानते हैं, पार्टनर्स अपने आप पे अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। इसीलिए हम लोग पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में पार्टनर के कैपिटल को लाइबिलिटी के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि हम पार्टनर को बाहर का मानते हैं, एक तरह से अलग मानते हैं। लेकिन कानून नहीं मानता, कानून नहीं मानता। लॉ की नजर में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेम है। तो ये बस आपको याद रखना है कि अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे तो पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे तो पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ये बस आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बात आपको ये और ध्यान रखनी है, कौन होता है और एजेंट कौन होता है, समझा नहीं चला क्या बोल रहे हो आप। चलो, तो अब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे कूदना है हमको, प्रैक्टिकल पोर्शन पे हमें कूदना है। उसके लिए थोड़ा सा लिंक बनाना है हमको, थोड़ा सा बेस बनाना है। तो हम एक बार वापस क्लास 11th में आ जाते हैं। क्लास 11th में हम आ जाते हैं। क्लास 11th में हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बिल्कुल एंड में जाके पढ़ते थे एक चैप्टर, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे। तो आप लोगों को क्या याद है हम कौन से अकाउंट बनाते थे प्रोप्राइटरशिप के केस में? क्लास 11 में तो हम प्रोप्राइटरशिप की बात करते थे, प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। तो हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाते थे सर? एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, याद आया, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते थे। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे। और लास्ट में बनाते थे बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाते थे, उसको मैच कराने की कोशिश करते थे, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी होती थी कि वो कभी मैच ही नहीं करती थी। ये फाइनल अकाउंट्स बनते थे पार्टनरशिप के केस में। तो अब मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप की, प्रोप्राइटरशिप में सॉरी ये बनते थे अकाउंट, अब मैं पार्टनरशिप की बात करना चाहता हूं। क्या सर पार्टनरशिप में, अगर अब मैं पार्टनरशिप की बात करूं, क्या पार्टनरशिप के केस में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है? बिल्कुल बनता है, एज इट इज बनता है। जैसे आपने 11th क्लास में सीखा, बिल्कुल डिट्टो सेम वे में यहां पे भी बनता है। सर क्या पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है? द आंसर इज अगेन यस, पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। सर क्या पार्टनरशिप के केस में बैलेंस शीट भी बनती है? बिल्कुल जी भाई, बैलेंस शीट तो सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस की बनती है, पार्टनरशिप तो अलग बात हो गई, सबकी बनती है बैलेंस शीट। तो सर क्या पार्टनरशिप में कोई और भी अकाउंट बनता है? हाँ, पार्टनरशिप में एक नया अकाउंट बनता है जो आपने अभी तक कभी नहीं बनाया था 11th क्लास तक, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक नया अकाउंट है जो सिर्फ पार्टनरशिप के केस में बनता है, प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता था। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम क्या होता है? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हमने नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी है वो निकाल लिया। अब इस प्रॉफिट को बांटने की बारी आती है। प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला ओनर होता था, सारा प्रॉफिट तो उसी का होता था। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अब पार्टनरशिप में ये जो प्रॉफिट कमाया है, इसका बंटवारा करता पड़ता है हमें पार्टनर्स में, कि भाई जो भी कमाया अब उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना है।
तो ये जब बंटवारा करना है पार्टनर्स के बीच में, ये बंटवारे को दिखाने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम बोलते हैं ये एक एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि ये आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा बिल्कुल नॉर्मली, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो ये एक एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और इस अकाउंट का काम क्या होता है, ये दिखाता है कि प्रॉफिट्स कैसे एप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में, ये दिखाता है ये। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये फॉर्मेट तो आपको अगेन बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है मोर और लेस इसी के अराउंड घूमता है। इस चैप्टर में आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, इस चैप्टर में आपको एज सच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट भी नहीं बनानी। आपको जो असली बनाना पड़ता है इसमें, वो बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपको ये सीखना पड़ता है कि प्रॉफिट्स का जो बंटवारा है ये कैसे किया जाता है यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन में क्लियरली ना बताए कि लीगल है या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ, बताएगा ना, ऐसे क्यों होगा आरुष, ऐसे अननेसेसरी चीजें क्यों होगी। अगर क्वेश्चन है तो लैंग्वेज में क्लियर कट बताएगा ना। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी सवाल नहीं आएंगे ना क्वेश्चन में, आप इतना तो मतलब समझ सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल कौन होगा और एजेंट कौन होगा। चिराग मैं बोल रहा था सारे पार्टनर प्रिंसिपल भी है, वो एजेंट भी है। चिराग अब बात ही नहीं समझे, मैं अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हूं तो मैं ही प्रिंसिपल हूं, क्योंकि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, मैं उसकी वजह से अपने बचे हुए पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप को एज अ टीचर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं आरकेजी के नाम से पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरे आरकेजी इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह मतलब होता है कि मैं अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं आरकेजी इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यह बोलने का मतलब। चलो तो आओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो इसमें बच्चों जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट या नेट लॉस अपॉन एज पर पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो अगर ज्यादातर केस में पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है तो हम यहां पे नेट प्रॉफिट लिख देते हैं इधर में। उसके बाद बच्चों हम लोग डेबिट साइड पे सारे एप्रोप्रिएशंस दिखाते हैं। एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाम नया है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट्स को हम किस किस नाम से बांट रहे हैं, तो देखो हम किस किस नाम से बांटते हैं, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट्स को हम मोर और लेस पार्टनर्स के बीच में 3 नाम से बांटते हैं। या तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटते हैं, या तो हम पार्टनर की सैलरी या कमीशन के नाम से बांटते हैं, और या तो हम सीधा सीधा उसमें प्रॉफिट शेयर बोल देते हैं। मतलब ये 3 फॉर्म होते हैं जिस फॉर्म में हम प्रॉफिट्स का बंटवारा करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी कमीशन देंगे पार्टनर की, और प्रॉफिट का शेयर देंगे। इसके अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कुछ प्रॉफिट साइड में रख के उसका रिजर्व बना देते हैं, कुछ प्रॉफिट साइड में अलग करके उसका रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, तो उसको भी एक काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन ही माना जाता है। बस वो पार्टनर्स के बीच का एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो फर्म में ही हमें कुछ प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अलग से रिजर्व के अंदर रख देते हैं, तो उसको बोला जाता है रिजर्व। पॉइंट क्लियर हो गया। तो जितनी भी एप्रोप्रिएशन है इतनी ही आएगी मोर और लेस, वो सारी आपकी डेबिट साइड पे आ जाती है। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक चीज आएगी, क्रेडिट साइड में एक चीज आएगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लिया जाता है, तो एक काइंड ऑफ नजर से इसको इनकम ही माना जाता है कि इट इज एन इनकम ओनली, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बाकी जो इसमें बैलेंस बचता है, जो बैलेंस बचता है इस अकाउंट में इधर बचता है, तो इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। और आपकी किस्मत अगर खराब हुई तो इधर बैलेंस भी बच सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, और ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को बांट दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो ये बस एग्जांपल है कि मानो 2 पार्टनर है एक्स और वाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना, वाई का कितना लिखा जाएगा, सैलरी एक्स की कितनी, वाई की कितनी लिखी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स का कितना, वाई का कितना लिखा जाएगा, और फाइनली प्रॉफिट्स
जो निकल के आएंगे या लॉस जो निकल के आएगा उसमें एक्स का कितना वाई का कितना ये लिखा जाएगा। तो बस इतना सा बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ना कोई भी चीज एज सच और आती है, ना कोई भी चीज कम आती है, बस इतना सा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी ये प्रोविजन वाली बात तो हम ऑलरेडी कर चुके, ये मैंने कॉन्सेप्ट पे भी डाल रखी है क्योंकि इसका यूज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में भी होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो ये 5 मेन रूल्स आपको इस चैप्टर में स्पेशली याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक टर्म होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक टर्म होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन दोनों के बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में ये सारी बेस बनती है, आपके पूरे चैप्टर का बेस यहीं से बनता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने बोला था, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। वहीं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंस। जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट हो गया है ना, और प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, ये सारे जो खर्चे होते हैं इनको कुल मिला के बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करते हैं, ये प्रॉफिट को कम करते हैं, इसलिए इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है कि ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये खर्चा नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है। जैसे कि आपने यहां डेबिट साइड पे देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर की सैलरी दी, है ना, इसके अलावा प्रॉफिट का शेयर बांटा, ये सब बंटवारा है प्रॉफिट का, चाहे किसी भी नाम से बोल लो, है ये अल्टीमेटली प्रॉफिट का बंटवारा। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अलग चीज होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अलग चीज होती है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे सारी एप्रोप्रिएशन आती है, मैंने आपको बोला। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। वहीं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। बचपन में याद है ना, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में याद है ना खर्चे डालते थे, डेप्रीसिएशन हो गया, ये खर्चा वो खर्चा, दुनिया भर के एक्सपेंसेस डालते थे आप डेबिट साइड पे, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी खर्चे जो है एक्सपेंस, वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा वाला पॉइंट क्या कि भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकते, विच इज वेरी कॉमन सेंस वाला पॉइंट। भाई आप खुद सोचो, अगर मैंने बोला कि मैंने प्रॉफिट कमाए 1 लाख रुपए के, मैंने प्रॉफिट कमाए 1 लाख रुपए के, मुझे ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो खुद सोचो, क्या मैं प्रॉफिट्स जितने हैं उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? कैसी बात कर रहे हो सर? प्रॉफिट्स क्या जितने हैं उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? नहीं कर सकता भाई। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे पार्टनर्स में जब प्रॉफिट बटेगा कुल मिला के उसका टोटल 1 लाख ही तो होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जितने प्रॉफिट है वही तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जो प्रॉफिट है ही नहीं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? इसलिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जो इंपॉर्टेंट बात होती है ये याद रखनी होती है कि ये प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकते, जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उससे एक्सीड नहीं कर सकते, है ना। तो इसके ऊपर अलग हमारे कॉन्सेप्ट है जो हम आगे जाके करेंगे, लेकिन ये पॉइंट अभी के लिए याद रखना है कि एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट। लेकिन एक्सपेंसेस अगर मैं बोलूं यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है, खर्चे प्रॉफिट से ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों में कोई दिक्कत नहीं है ना। बंटवारा नहीं है ना, खर्चा प्रॉफिट का बंटवारा नहीं, खर्चा तो वो है जो आपको पेमेंट्स करनी है, जो आपको इनकर करना है टू कैरी ऑन द बिजनेस। खर्चा ज्यादा हो सकता है, खर्चा ज्यादा हो सकता है तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भी आ जाता है ना। तो खर्चे ज्यादा हो सकता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई? तो एग्जाम्पल क्या है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? जैसे पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन हो गया,
पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर का जो डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर है, ये सब क्या है, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जांपल्स हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल्स क्या है, या जो एक्सपेंसेस आप 11th क्लास में लिया करते थे, जो भी एक्सपेंसेस लेते थे, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रखे हैं जो हमारे लिए ज्यादा रिलीवेंट है ना। क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर फर्म ने पार्टनर को उसके लोन पे ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, उसको एक्सपेंस माना जाता है, वो प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, वो एक अलग चीज है। अगर एक पार्टनर है, उसने पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इसके बदले फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, ये अब एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये प्रॉफिट का बंटवारा थोड़ी ना है। ये तो पार्टनर ने लोन दे रखा है, उस लोन के ऊपर ब्याज दे रहा है। भाई फर्म अगर बैंक से लोन लेती तो उस पर बैंक को इंटरेस्ट देती, यहां उसने पार्टनर से लोन ले रखा है, उस पर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये अब एप्रोप्रिएशन नहीं है, इसको प्रॉफिट का बंटवारा नहीं बोला जाता, इसको नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस बोला जाता है, इसलिए एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसी तरह से रेंट पेड टू पार्टनर, मानो फर्म जहां पे जिस ऑफिस में धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, वो पार्टनर का ही है, वो पार्टनर का ही है, वो पार्टनर ने रेंट पे दे दिया। तो भाई अब जाहिर सी बात है, अगर फर्म किसी और की प्रॉपर्टी रेंट पे लेके उस पर काम करेगी तो बदले पे उसको रेंट देगी। तो अगर फर्म ने पार्टनर को रेंट दिया तो वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो दो पेमेंट बच्चों याद रखनी है जो हम पार्टनर्स को करते हैं, वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माननी है। क्या क्या, एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दूसरा है रेंट पेड टू पार्टनर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं। ये हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है क्योंकि इसका आगे हमें यूज करना होता है। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद अब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, स्टार्ट करना है हमें विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर धीरे धीरे हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना वगैरह वगैरह सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पहली है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ जो मैंने अभी बनाया था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। फर्म समझते हो ना, फर्म मतलब पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसको फर्म बोला जाता है। ठीक है, तो फर्म को पार्टनर ने लोन दिया, तो हमने बोला फर्म बदले में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। हमने बोला ये इंटरेस्ट क्या है, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो सबसे पहली अकाउंटिंग, अगर फर्म पार्टनर से लोन लेके उस पर ब्याज देगी तो उस इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट होगी, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल एक्सपेंस जैसा इसको ट्रीट करेंगे, जस्ट लाइक एक्सपेंस, जस्ट लाइक एक्सपेंस। तो भाई इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, तो क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, है ना। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई, तो एक तरफ हम लोग एक्सपेंस डाल देते हैं, दूसरी तरफ हम लोग पार्टनर का लोन ही बढ़ा देते हैं, है ना। अलग से एक अलग नाम की लाइबिलिटी बनाने की जगह हम लोन का अमाउंट ही बढ़ा देते हैं कि भाई अगर लोन 1 लाख रुपए का है और उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया 10,000 का, 10,000 ज्यादा बड़ा अमाउंट हो गया, 5,000 का, तो हम ऐसा सोच लेते कि अब लोन 1,05,000 का हो गया, तो हम लोन का अमाउंट ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस डेबिट टू लोन टू पार्टनर, क्योंकि हम लोन का ही जो कहते हैं लोन का ही अमाउंट बढ़ा देते हैं। अब वो अगर आगे पे होगा तो फिर वो पे करने की एंट्री कर देंगे, लोन टू बैंक, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से अब क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ईयर एंड पे हम लोग इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं ईयर एंड में। क्यों, क्योंकि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ध्यान रखना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा ये इंटरेस्ट, ये हमेशा कहां आएगा, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, इसी तरह से अब उल्टा सिनेरियो भी तो हो सकता है। उल्टा सिनेरियो सोचो, ये पार्टनर है, ये फर्म है, अब उल्टा हुआ, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो बदले में फर्म पार्टनर से क्या लेगी, इस लोन पे इंटरेस्ट लेगी, ब्याज लेगी। तो अब अगर फर्म पार्टनर से
उसके लोन पे इंटरेस्ट ले रही है, तो उसका क्या करना है? तो बच्चों ये इनकम है, अब ये फर्म की इनकम हो गई, क्योंकि अब वो इंटरेस्ट कमा रही है अपने लोन पे, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। ठीक है, तो इनकम है, तो इनकम को हम लोग क्या करेंगे? इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इनकम को क्रेडिट करते हैं भाई, इनकम क्या करते हैं 11th क्लास से? इनकम क्रेडिट करते हैं, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे यहां पे। और यहां पे आपके प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से आपको बोला गया है कि इस इंटरेस्ट को आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट कर लो, आप पार्टनर का कैपिटल ही कम कर दो। ठीक है, हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है, इसके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आपके प्रिस्क्राइब कोर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं जो आपको करना है। आपको क्या याद रखना है? इस इंटरेस्ट को हम कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल को कम करके। ठीक है, और क्योंकि ये इनकम है तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और लास्ट है आपका रेंट पेड टू पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दी, कोई ऑफिस या जो भी बोलो, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तो बदले में फर्म पार्टनर को क्या देगी? रेंट देगी। तो ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी ये भी एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर पे कर दिया तो बैंक अकाउंट, अगर अभी पेबल है तो रेंट पेबल अकाउंट, आप इसको आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। और जब पे हो जाएगा तो वही आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट। राइट, और क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहां तक रुक जाता हूं, यहां तक की बातें फटाफट हमने एकदम क्विकली हमने डिस्कस कर ली। तो क्या इसके ऊपर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो मेरे साथ साथ? फटाफट से अगर आपकी यहां तक की किसी बात पे क्वेरी है तो पूछ लो, तब तक मैं आपके सामने क्वेश्चन लोड कर लेता हूं। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं? मैंने क्वेश्चंस भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखे हैं। क्विक रिकैप ही तो करा हमने, मनु सिंगल जी, क्विक रिकैप पे में ही तो किया हमने। आपने लेट ज्वाइन किया क्लास, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले नहीं पढ़ा था मनु, इसलिए आप बोल रहे हो सर रिकैप करो। अब वो आप बैकअप रिकॉर्डिंग में देखना। ठीक है, आपने लेट ज्वाइन किया तो अब मैं आपके लिए खास नहीं दोबारा से रिपीट कर सकता ना। ठीक है, चलो, तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो अभी के लिए आप तो यहां पे स्क्रीन पे देख लो, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे देखते रहना, आप अपने रजिस्टर्स में लिखते जाना कि हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे तो अपने इस पीडीएफ के हिसाब से। और फिर देखो, आपकी अगर टीएस गरेवाल बुक है ना, तो आपको वही क्वेश्चन ऊपर नीचे घूम फिर के दिख जाएंगे, है ना। और अगर कोई और बुक भी है तो कॉन्सेप्चुअली हो सकता है क्वेश्चन का सेम टाइप आपको दिख जाए, कॉन्सेप्ट वही है। चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ाई कर लो, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो जब हम क्वेश्चंस करें। तो आओ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 से जरा शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ रीड करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2022, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज मेड। तो जब भी ये बोल दिया जाए भाई कि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, वही 5 घिसी पिटी बातें जो मैंने आपको बताई कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो 5 नियम, कानून, रूल्स, प्रोविजंस जो हमें याद होने चाहिए, वो हमको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल, है ना। 4 लाख और 1 लाख रुपए का कैपिटल दोनों पार्टनर से कॉन्ट्रीब्यूट करा। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन डेट, ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त 2022
तो 30 सितंबर 2022। तो बेचारा हर्षद जो एक पार्टनर था वो बीमार था 2 महीने था, तो अगस्त और सितंबर 2 महीने में वो कोई काम ही नहीं कर पाया, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹180,000। अब डिस्प्यूट आ गई भाई, दोनों पार्टनर में लड़ाई आ गया। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन, दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई आ गई। हर्षद कहता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद कह रहा है कि मेरी कैपिटल पे, देखो हर्षद ने कितना कैपिटल लगाया था, उसने 4 लाख का कैपिटल लगाया था, धीमन ने 1 लाख का ही कैपिटल लगाया। तो हर्षद कह रहा है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया तो मेरी कैपिटल पे 10% पर एनम का इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा हर्षद कह रहा है मैंने लोन भी दिया बिजनेस को, मैंने 1 तारीख को लोन भी दिया है बिजनेस को, तो उस लोन पे भी मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो हर्षद कह रहा है मेरे कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दो, मेरे लोन पे भी इंटरेस्ट दो। दूसरी बात, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो हर्षद बड़ा लालची है, वो कह रहा है भाई मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो मेरे कैपिटल के रेशियो में, हमारे कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट्स का बंटवारा होना चाहिए। तो अगर 4 लाख और 1 लाख ये कैपिटल है तो हर्षद भाई कह रहे हैं कि 4:1 के रेशियो में कैपिटल या प्रॉफिट्स रादर बांटने चाहिए। अब धीमन क्या कह रहा है? धीमन कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और वो कह रहा है ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। तो हर्षद धीमन कह रहा है कि एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहना चाहिए, दूसरी बात अगस्त और सितंबर में क्योंकि हर्षद भाई तो बीमार पड़े हुए थे, तो धीमन कह रहा है कि भाई मैंने सारा अकेले बिजनेस करा तो मुझको सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, 2,000 रुपए पर मंथ की मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर। तो दोनों अपनी अपनी कहानी बोल रहे हैं भाई, दोनों को कानून पता नहीं है, अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों भी करना है आपको, जो इनके बीच की लड़ाई है उसको सुलटाना है और साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। चलो तो क्या बोलेंगे हम, कौन सही है कौन गलत है, क्या बोलेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे नो पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो देयरफॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे, वो अप्लाई होंगे। इसके हिसाब से क्या होगा? पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, यानी यहां पे 1:1। आई होप इक्वल का मतलब आप समझते हो, 2 पार्टनर है तो 1:1 बराबर बराबर, आधा आधा प्रॉफिट उनको मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर कोई भी किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस रेट के हिसाब से मिलेगा? 6% पर एनम, सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होगा। इसके अलावा धीमन भाई सैलरी मांग रहे हैं, धीमन भाई सैलरी मांग रहे हैं, तो क्या सैलरी दी जाएगी? द आंसर इज नो। तो सैलरी टू पार्टनर ये भी नहीं दी जाएगी। तो अल्टीमेटली मामला क्या सुलटाओगे? आप क्या बोलोगे, कौन सही है कौन गलत है? तो पहले जैसे हर्षद ने बोला था कि मेरे को इंटरेस्ट दो कैपिटल पे 10% का, तो हर्षद गलत हो गया। फिर हर्षद ने बोला मुझे लोन पे भी 10% का इंटरेस्ट दो, यहां भी गलत हो गया हर्षद। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 6% का। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, हर्षद ने बोला कि प्रॉफिट का बंटवारा रेशियो ऑफ कैपिटल में करना है, ये भी गलत, क्योंकि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? इक्वल बटेगा। ठीक है, तो हर्षद भाई तो हर मामले में गलत हो गए, हर्षद भाई तो हर मामले में गलत हो गए। अब धीमन भाई को देखते हैं। धीमन भाई ने बोला, तो यहां पे भी मैं कांटा लगा देता हूं, यहां पे भी मैं कांटा लगा देता हूं, दोनों बातें गलत हो गई। धीमन भाई ने बोला कि प्रॉफिट्स बराबर बांटने चाहिए, यहां पे धीमन बिल्कुल ठीक है, धीमन ठीक है। फिर उसने बोला कि मेरे को सैलरी देनी चाहिए, यहां धीमन गलत हो गया, नो सैलरी।
और उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन 6% पर एनम लेना चाहिए। ये पार्शियली आधा सही है आधा गलत है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए तो वो सही कह रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए गलत कह रहा है, ठीक है। तो बताओ प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे होगा, प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट्स का बंटवारा करके दिखाओ। तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन वाले ने आपको दिए हुए हैं, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन वाले ने आपको दिए हुए हैं यहां पे दिए हैं। तो क्वेश्चन वाले ने जो आपको प्रॉफिट दिया है वो कितने, किधर गया किधर गया, ये रहा 1,80,000, 1,80,000 का प्रॉफिट उसने दिया है क्वेश्चन वाले ने। इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आप इस इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे। और ये इंटरेस्ट आएगा कितना, ये इंटरेस्ट आएगा कितना, लोन कितने का है, लोन कितने का है। तो सर उसने लोन दिया था 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को दिया था, कितने का, 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का उसने लोन दिया था। इस पे इंटरेस्ट का रेट है 6%। क्या पूरा का पूरा 6% इस पे लगेगा, नहीं। लोन कब से कब तक का है, 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023, इस पीरियड का लोन है। 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का लोन है। तो यहां से यहां कितने महीने पड़ रहे हैं, यहां से यहां 6 महीने पड़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट का रेट मैंने क्या बोला था, पर एनम 6% पर एनम। तो जितने महीने का लोन है उतने ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना भाई, उससे ज्यादा थोड़ी लग जाएगा। 1 अक्टूबर को लोन दिया है, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो कितने महीने पड़ रहे हैं, 6 मंथ्स पड़ रहे हैं। तो कितने महीने का ब्याज होगा, 6 मंथ्स का। पॉइंट क्लियर हो गया। तो कितने का हो गया इंटरेस्ट, ये 50,000 का, 15, सॉरी 15, 15, एक मिनट 15 3,000, सॉरी 3,000 होगा, 3,000। तो यहां पे मेरे प्रॉफिट्स कितने बच गए, 1,77,000 के प्रॉफिट्स बढ़ गए। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने बोला था उसने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। चलो जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला था उसने। तो फटाफट से एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आता है बाय पीएनएल अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमने कितने का निकाला, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके कितने का नेट प्रॉफिट बचा, 1,77,000। तो भाई साहब ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे थे, तो वैसे वो डेबिट साइड पे आता है, बट क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये पार्टनर को सैलरी देने की बात कर रहे थे, ये पार्टनर को सैलरी देने की बात कर रहे थे। क्या कोई सैलरी वगैरह दी जाएगी पार्टनर को, नहीं भाई। तो सारा का सारा प्रॉफिट आपका डिविजिबल हो जाएगा, जिसको हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। सारा का सारा 1,77,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा, ठीक है। क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के, हर्षद और धिमन, हर्षद भाई और धिमन भाई, ठीक है। तो किस रेशो में बढ़ जाएगा ये प्रॉफिट, इक्वल, 1:1, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आधा आधा बांट के ये प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, आधे आधे बांट लो तो ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं 2 8 2 8 2 5 88,500 एंड 88,500। तो बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मुझे बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया।
ठीक है जी, ओके ओके। तो अब आप अपने रजिस्टर्स में मतलब मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। तो आप अपनी नोटबुक खोल लो, जो बातें मैं आपको बोलूंगा लिखने को वो बातें आपको लिखनी है। तो मेरे साथ साथ लिखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मेरे साथ लिखना है जिसका यूज होगा हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, तो हेडिंग डालो, इसमें हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि बच्चों, अगर मैं आपको वापस से एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आऊं, तो हमने बोला था हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से शुरुआत करते हैं, यही बोला था ना हमने। तो ये कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें कभी कभी खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह की वजह से। ठीक है, तो बस ये लिखते रहो, जो प्रॉफिट या लॉस आपको गिवन है उससे आपको शुरुआत करना है ना। तो जो भी प्रॉफिट ये गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो, फिर क्वेश्चन से आपको दिखाऊंगा ये इसका यूज क्या है। गिवन इन क्वेश्चन, इसमें आपको प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर, ब्रैकेट में लिख लो इसके इनकम। इनकम, तो भाई जो ये कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये आप बना भी लो, मेरे साथ साथ डायग्रामेटिकली बना लो ताकि क्लियर रहे। ये कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये पार्टनर है, ये फर्म है। तो पार्टनर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया, बदले में फर्म ने पार्टनर से क्या लिया, इंटरेस्ट लिया। तो इस इंटरेस्ट की यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये वाला जो इंटरेस्ट है अगर कोई, तो आपको ये यहां पे ऐड करना है, क्योंकि हमने क्या सीखा, ये इनकम होती है। भाई इनकम है तो प्रॉफिट मेरे बढ़ जाने चाहिए ना, तो ये हम लोग इनकम ऐड कर देंगे, अगर ऑफ कोर्स नहीं किया हुआ है तो। इसी तरह से फिर इसमें लिखो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, इसके ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंस दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये माइनस करना है। इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, देन टेक 6% पर एनम। तो अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो हमें अपने आप लेना होता है 6% पर एनम। रीजन आप बता जानते ही हो, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई। तो ये कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है, आप समझ गए ये कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है। फिर से यहां पे पार्टनर है, फिर से यहां पे फर्म है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, बदले में फर्म पार्टनर को क्या दे रही थी, इंटरेस्ट दे रही थी। यही था ये कहानी। इस इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, इस इंटरेस्ट की मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं। तो अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर को पे करा, तो वो इंटरेस्ट यहां पे माइनस करना है। इसके अलावा और क्या माइनस करना है जो आपके क्वेश्चन में आता है, एक आता है आपका रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी आपको माइनस करना है। रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी आपको माइनस करना है। क्यों?
क्योंकि ये भी सेम रीजन, ये भी एक एक्सपेंस होता है, ठीक है। और लास्टली अगर है ऐसा, जनरली होगा नहीं बट कभी कभी हो सकता है, अगर क्वेश्चन वाला मैनेजर कमीशन की भी बात करे, मैनेजर कमीशन वो भी आपको माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आता है ये होता है नेट प्रॉफिट, या कभी कभी ये नेट लॉस भी आ सकता है अगर माइनस में आए तो आप ये मेरे साथ साथ लिख लो फटाफट से, और मुझे यहां तक डन बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। फटाफट से यहां तक डन बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो फटाफट से देख लो, आपको अगर नेट प्रॉफिट है नेट लॉस निकालना है, कैसे लेना है, क्वेश्चन का जो प्रॉफिट गिवन है वो लेना है, उस पे इंटरेस्ट अगर पार्टनर से लिया कोई लोन पे वो ऐड करना है क्योंकि वो इनकम है, अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर को उसके लोन पे दिया वो माइनस करना है क्योंकि वो एक्सपेंस है, अगर कोई रेंट पे किया पार्टनर को वो भी माइनस करना है, एक्सपेंस है, और अगर कोई मैनेजर कमीशन की भी बात है वो भी एक्सपेंस होता है, ये सब माइनस करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। और ये नेट प्रॉफिट या लॉस आप कहां ट्रांसफर करोगे, ये आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। आओ जी, अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 7 यहां से देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देखो भाई, दो पार्टनर है, एक है सीता एक गीता, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं आपस में 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन वाले ने बता दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन वाले ने बता दिया। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 रुपीज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो दोनों पार्टनर ने मिला के 30,000 का लोन दिया फर्म को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और कौन सी तारीख को दिया, 1 अक्टूबर को दिया। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स। लो जी, तो फटाफट से बताओ, अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है और उस पर कितना इंटरेस्ट लगाना है ये साइलेंट है, इस बात को लेकर हमारी डीड, तो इंटरेस्ट का रेट को कितना लगेगा, फटाफट से 6% पर एनम। कितना लगेगा, 6% पर एनम लगेगा, ठीक है। और इसलिए मैंने ये बात आपको नोट्स में लिखवा भी दी। वो कह रहा है कंप्यूट करो इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। लो जी, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आपसे सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है, क्वेश्चन वाला आपसे बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है। आओ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन ने बोला कि टोटल लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया, पार्टनर टू फर्म, ये है 30,000 रुपीज का, और ये जो लोन दिया है ये हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया, पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया, दैट इज 3:2। तो पहले तो ये निकालो कि कितना लोन सीता ने दिया, कितना लोन गीता ने दिया, कितना लोन सीता ने दिया, कितना लोन गीता ने दिया। तो पहले तो मेरे को बस इतना बताओ, क्या आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? हाँ जी चिराग, बिल्कुल सही। क्या आपको रेशियो में डिवाइड करना आता है? कोई ऐसा बच्चा है तो पहले भाई मुझे पहले ही बता दो कि हाँ सर हमको डिवाइड करना नहीं आता रेशियो में। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो अभी भाई मेरे को कृपया करके चैट पे बता देना, ठीक है। मैं एक बार फिर भी करके बता देता हूं, मैं ऐसे जल्दी जल्दी वाला कर लेता हूं। 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, ऐसे ऐसे ये बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सीता ने इसका मतलब कितना लोन दिया, सीता ने इसका मतलब 18,000 का लोन दिया, और गीता ने इसका मतलब कितने रुपए का लोन दिया, 12,000 का। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3:2 में हमने लोन को बांट दिया। और दोनों ने लोन कौन सी तारीख को दिया, दोनों ने लोन अगर आप देखोगे दोनों ने लोन 1 तारीख को दिया, 1 अक्टूबर 2022 को दिया। तो मैं लिख देता हूं 1
अक्टूबर 2022, ये वाला भी, और ये भी 1 अक्टूबर 2022। बस आपको इंटरेस्ट निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन सीता's लोन, सीता का लोन का इंटरेस्ट कितना बनेगा, और इंटरेस्ट ऑन जो भी है गीता's लोन, गीता के लोन पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो सीता का लोन है 18,000, गीता का लोन है 12,000, इनटू इंटरेस्ट रेट क्या लेना है, हमने बोला 6%, क्योंकि डीड साइलेंट है तो हम इंडियन पार्टनरशिप के तहत 6% लेते हैं। लेकिन क्या पूरा एज इट इज 6% लगाना है, नहीं। लोन कब लिया, लोन लिया है 1 अक्टूबर को। ईयर कब एंड हो रहा है, ईयर चेक कर लो, ईयर उसने बोला था ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए इंटू 6/12, क्योंकि यहां पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपका जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको जब भी कैलकुलेट करना हो तो आप कृपया करके डेट्स बड़े ध्यान से देख लेना, नहीं तो आपके साथ गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके आ जाएगा 540, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 360। चलो डन, क्या हम आगे बढ़े सर? क्या आगे बढ़े? यस सर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट फास्ट करना है भाई, करना सब कुछ है लेकिन आराम आराम से नहीं, फास्ट फास्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखो। वो कह रहा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो अगेन क्वेश्चन ने दो पार्टनर्स बोले हैं, एक का नाम बैट है, दूसरे का नाम बॉल है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 2:3, विद कैपिटल्स ऑफ ₹1,20,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों के उसने कैपिटल भी बता दिए। ऑन 1 अक्टूबर 2022, बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ ₹2,40,000 एंड ₹1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो दोनों पार्टनर ने 1 अक्टूबर को फिर से लोन दिया है। बैट ने 2,40,000 का दिया है और बॉल ने 1,20,000 का दिया है। इसके अलावा बैट हैड अलाउड फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। बैट ने प्रॉपर्टी भी दी है अपनी, बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दी है एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000। कह रहा है ऑलरेडी लॉस था, ऑलरेडी फर्म में एक लॉस है ₹9,000 का, ये रेंट और इंटरेस्ट से पहले है। वो कहता है शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, वही फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट या लॉस का। प्रॉफिट तो है ही नहीं भाई, देखो है तो लॉस ही, तो प्रॉफिट बोलना तो वैसे बेकार है, लेकिन पहले आप ये निकालो लॉस है कितने का। आओ जी, तो इसके लिए ऊपर वाली जो बात मैंने आपसे करी थी वो करनी पड़ेगी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ लॉस आपको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वाले ने आपको लॉस कितने रुपए का दे रखा है, गिवन क्वेश्चन वाले ने आपको लॉस दे रखा है 9,000 रुपीज का। क्वेश्चन वाले ने आपको लॉस दे रखा है 9,000 रुपीज का। आओ, तो कॉन्सेप्ट में मैंने जो आपको ये फॉर्मूला टाइप लिखवाया था, आपको ये लगाना है। क्या ये सही लॉस है? नहीं, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन लोन को एडजस्ट करना बाकी है, और एक रेंट टू पार्टनर है वो भी आपको यहां पे लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी है और एक रेंट टू पार्टनर भी है। तो इसमें से सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बैट ने भी लोन दिया, बॉल ने भी लोन दिया, दोनों ने लोन 1 अक्टूबर को दिया।
इंटरेस्ट का रेट कितना है? क्या क्वेश्चन वाले ने कोई इंटरेस्ट का रेट बताया? सर दोबारा से नहीं बताया, इंटरेस्ट का रेट दोबारा से नहीं बताया। तो कितना इंटरेस्ट लेंगे? 6% पर एनम। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट जो लेना है हमें यहां पे 6% पर एनम लेना है। लेकिन कौन से लोन पे? जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है। ध्यान रखना, जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट होगा। बात क्लियर हो गई? बस ये याद रखना है। तो बैट ने कितने रुपए का लोन दिया? सर बैट ने 2,40,000 का लोन दिया। बॉल ने कितने का लोन दिया? सर बॉल ने 1,20,000 का लोन दिया। हमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट लेना है। यहां पे दोबारा 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो फिर से यहां 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 6/12, 6/12। तो कितना कितना इंटरेस्ट ये निकल के आ गया? तो सर ये आ जाएगा 7,200 और ये आ जाएगा इसका आधा, दैट इज 3,600, क्योंकि लोन आधा है ना, आधे अमाउंट का लोन है तो आधा ही आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। ठीक है? क्या इसके अलावा और भी कोई खर्चा है? द आंसर इज यस, एक खर्चा और है, दैट इज रेंट पेड टू बैट। रेंट पेड टू बैट। तो आओ फटाफट से, क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है एट अ मंथली रेंट, मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपए, मंथली रेंट ऑफ 5,000। तो पर मंथ की रेंट है 5,000 की, पूरे साल की कितनी हो जाएगी? इंटू 12, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो पूरे साल की रेंट कितनी निकल के आ जाएगी 12 महीने के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। ठीक है? बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका नेट लॉस निकल के आ जाएगा, नेट लॉस फाइनल। तो कितना आ रहा है नेट लॉस? ये 9,000 माइनस 7,200 माइनस 3,600 माइनस 60,000, तो ये आ रहा है 79,800, 79,800। ठीक है? अब उसने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ लॉस का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो लॉस कितने अमाउंट का है? सर लॉस हमने निकाला 79,800 का। बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो किस रेशो में करोगे? कुछ नहीं बोला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 2:3, इसमें करेंगे। तो इसको हम लोग 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बैट और बॉल में, बैट और बॉल। तो कितना कितना लॉस निकल के आ जाएगा फटाफट से, कितना कितना लॉस निकल के आएगा? इसका आएगा 79,800 इंटू 2/5। इसका आएगा 79,800 इंटू 3/5। चलो जी, तो ये निकाल लो कितना आ रहा है 79,800 इंटू 2/5। तो ये आ रहा है 31,920। और ये आ जाएगा 47,880। लो जी, तो एक तो सही लॉस का अमाउंट निकालना है, वो निकाल दिया, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो जल्दी से बताओ। ओके, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करते हैं बच्चों, आज इतना ही करते हैं। ठीक है? फिर कल हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जितनी मैंने बातें कराई उसको आप रिवाइज कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी फ्राइडे को मुलाकात करेंगे और फ्राइडे को अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं, आज का होमवर्क है रिवीजन। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगा आपको मैं। चिराग, आज आपको रिवाइज करना है भाई। होमवर्क अगर नहीं है तो जो क्वेश्चन करा है उसको दोबारा कर लो, बेस्ट। ठीक है?
और अगर होमवर्क देना है, मैं एक चीज आपको होमवर्क में दे सकता हूं, एक काम आप कर सकते हो होमवर्क में, इस पीडीएफ में एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैंने करा ही दिया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये होमवर्क में कर लो आप। चलो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, सिंपल सिंपल से हैं, तो होमवर्क में आप ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। चलो ये होमवर्क में कर लेना, बाकी प्लस ऑफ कोर्स ये तो बोलने वाली बात ही नहीं, सारी बातों को रिवाइज कर लेना। मैं आपको नोट्स, जैसा कि मैंने बोला, ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है, तो आप उसको रेफर कर लेना नोट्स को। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाए गए नोट्स है भाई ये, तो इनको आप इजीली रेफर कर सकते हो। ठीक है।